सोचो शाम का टाइम है, आप फैमिली के साथ घूमने निकले हो और आज आपको कुछ एडवेंचर करने का इरादा है। बहुत हंसी खुशी माहौल है, वीकेंड चल रहा है, आपके साथ बच्चे भी हैं, बच्चे भी हंस रहे हैं, आप भी हंसी खुशी हो, मस्त कैमरा ऑन है, आपकी सेल्फी ली जा रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। पर अचानक कुछ ही देर में आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और आप 20 मीटर गहरे पानी में होते हो। जो लोग अब तक हंसी खुशी खेल रहे थे, झूम रहे थे, उनकी हंसी अब चीखों में बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जबलपुर के द बरगी डैम एक्सीडेंट के बारे में, जिसके बारे में अभी आप लोग न्यूज़ पे बहुत सारी चीजें देख रहे हो। पर आज इस वीडियो में मैं वो बात करने वाला हूँ जो आपको न्यूज़ चैनल पे नहीं दिखा जा रही है। मैं इस केस के एकदम डीप में जाके रिसर्च किया हूँ और आपको इस केस के एकदम डीप में लेके जाके हर एक वो सच दिखाऊंगा जो अभी तक कोई भी न्यूज़ चैनल और किसी भी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिला है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस बरगी डैम के क्रूज एक्सीडेंट में 9 लोगों के मरने की खबर अब तक आई हुई थी, मगर आज की अपडेटेड न्यूज है 3rd में की कि 4 और लोगों के शव बरामद किए हैं। इसलिए मरने वालों का आंकड़ा टोटल 13 हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था, नेचुरल डिजास्टर था, या सेफ्टी प्रोटोकॉल और सिस्टम का फेलियर था, या ये एक प्लान्ड नेग्लिजेंस से होने वाला हादसा था। क्योंकि अगर रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएमडी ने पहले ही अलर्ट कर दिया था, येलो सिग्नल दे दिया था और स्टॉर्म अलर्ट भी किया था कि तूफान आ सकता है। बावजूद इसके बोट चलाई गई। उस बोट में यात्रियों को लाइफ जैकेट्स तक नहीं दिए गए। सेफ्टी के बेसिक रूल्स का पालन नहीं हुआ। 29 टिकट कट करके कॉम्प्रोमाइज में टोटल 43 लोग उसमें सवार हो चुके। 20 साल पुरानी उस बोट को अलाउ किया गया। सिर्फ एक पॉइंट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कई ऐसे सारे पॉइंट्स हैं जिससे ये चीज प्रूव होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि एक मैन मेड डिजास्टर था। ये जबलपुर बरगी डैम एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा नहीं है, एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रूफ है कि जब वार्निंग मिलने पर भी अथॉरिटीज, सिस्टम उस चीज को इग्नोर करते हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हैं, तो कितना बड़ा डिजास्टर वो मैन मेड क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से एक नॉर्मल सा क्रूज, एक नॉर्मल सी आउटिंग भी इतने लोगों की जान ले सकती है। नर्मदा रिजर्वर में बरगी डैम के पास हुआ ये एक्सीडेंट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। क्या हुआ था उस दिन? रिपोर्ट्स के मुताबिक वो क्रूज बोट थर्सडे को बरगी डैम से निकली थी। वो बोट स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर थी और लगभग 20 साल पुरानी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल 29 टिकट्स ही लिए गए थे, यानी कि आइडेंटिफाइड पैसेंजर टोटल 29 ही थे। लेकिन जब सीसीटीवी देखा गया तो सीसीटीवी में उस बोट में टोटल 43 लोग चढ़ते हुए नजर आए, जिसमें काफी हद तक बच्चे भी थे। उस हादसे से जो बच के निकले उन सर्वाइवर्स ने बताया कि स्टॉर्म वार्निंग के बाद भी बोट को चलने दिया गया। वहां के कुछ लोकल्स ने किनारे पर खड़े होकर उसके कैप्टन से, उसके पायलट से, उनको, उनके क्रू मेंबर से उनको बोला कि बोट वापस लेके आओ, बट उनकी बातें भी उस वक्त इग्नोर की गई। उनका यह भी कहना था कि बोर्डिंग के समय जितने भी वहां पे पैसेंजर्स थे वो किसी को भी लाइफ जैकेट नहीं दी गई, जबकि सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से हर एक इंसान उस क्रूज में चढ़ने से पहले उनके पास लाइफ जैकेट होना जरूरी है। और ये बात इसलिए और सीरियस हो जाती है क्योंकि उस डिजास्टर के बाद जो वीडियो सामने आई है, उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे एक भी पैसेंजर ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। लेकिन जब उस डेक में पानी भरने लग गया तो पानी भरने के बाद अफरा तफरी मच गई, लोगों की हंसी चीखों में बदल गई और लोग एक दूसरे से जैकेट्स छीन रहे हैं, मांग रहे हैं, और उस अंतिम घड़ी में लोगों को जैकेट दिया जा रहा है। तब तक वो जैकेट उसके डेक में किसी एक केबिन में, किसी एक कबाड़ में लॉक थी। हाँ, स्टॉर्म आया था, हाँ हवा तेज थी, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ स्टॉर्म नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि उस बोट को अलाउ क्यों किया गया जब आपको स्टॉर्म की पहले ही वार्निंग थी, येलो सिग्नल ऑलरेडी आईएमडी की तरफ से दिया गया था, तो उस बोट को क्रूज करने के लिए अलाउड क्यों किया गया? सवाल ये है, कौन है अकाउंटेबल इसके लिए? जब आपको डेंजर की पॉसिबिलिटीज पहले से पता हो तो ये आउटिंग कोई नॉर्मल नहीं रह जाती है, रिस्की बन जाती है। और ये पता होने के बाद आप किसी को एक लाइफ जैकेट भी नहीं दे रहे हो, और अगर जैकेट्स थे भी तो उन्हें लॉक करके क्यों रखा गया था? यही वो बेसिक फेलियर है जिसकी वजह से एक छोटी सी गलती इतना बड़ा डिजास्टर बन गई।
बोट डूबने का जो वीडियो सामने आया है वो इतना शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि वहां पे साफ साफ दिख रहा है कि लोग कितना पैनिक है। जब बोट एक तरफ झुक रही है तो लोग इधर उधर भाग रहे हैं कि शायद उससे बैलेंस बन जाए, लेकिन उनको क्या पता कि एक्चुअली इसका उल्टा होता है। जब ऊपर के डेक में लोग भाग कर गए बोट के, तो पूरा वेट बोट के ऊपर शिफ्ट हो गया, जिससे उसकी सेंटर और ग्रेविटी ऊपर शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से वो बोट पलट गई। अब देखिए दोस्तों, इस ट्रेजेडी में एक और डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से कुछ लोग जो सर्वाइवल थे उनमें से कुछ बच्चे भी थे, और जितने लोग बच के आए उन सबके पास लाइफ जैकेट उस वक्त प्रोवाइड हो चुकी थी। उस अंतिम घड़ी में उन लोगों ने लाइफ जैकेट्स लेके पहन लिया था, जिसकी वजह से वो बच गए। इससे ये बात क्लियर होता है कि सेफ्टी इक्विपमेंट कितना जरूरी होता है। दोस्तों, वो डबल डेक क्रूज होने के नाते जब लोगों में पैनिक हुआ, लोग उसके ऊपर भागे, तो जितने लोग नीचे फंस गए, नीचे वाले डेक की डिजाइन ग्लास डिजाइन की हुई थी एक प्रीमियम फील देने के लिए, लेकिन उसमें कहीं से भी इमरजेंसी एग्जिट का प्लान ही नहीं था। और जब वो बोट डूबने लगी, पानी के अंदर जाने लगी, तो पानी के प्रेशर से हाइड्रोलिक लॉक हो गया नीचे वाले डेक का, जिसकी वजह से नीचे वाले डेक में जितने लोग फंसे थे उनमें से किसी एक की भी जान नहीं बची। उसमें से सबसे दर्दनाक एक चित्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसमें से कुछ तो एआई जनरेटेड है, जिस पर आप भरोसा मत करिएगा, लेकिन एक चित्र जो है ऑथेंटिक है। वो चित्र को देख के दिल दहल जा रहा है कि कैसे एक माँ अपने बेटे को सीने से लगाए हुए है और उन दोनों की डेथ हो चुकी है। उनका शरीर अकड़ गया है और मरते दम तक उसने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। सोचो, अंतिम सांसों तक वो माँ लड़ी, अपने बच्चे के लिए लड़ी, लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं बच पाई। दोस्तों, इस ट्रेजेडी में तमिलनाडु से आई एक फैमिली भी शामिल थी। दोस्तों, रिपोर्ट के हिसाब से उनकी फैमिली में टोटल 5 लोग थे। कामराज, उनकी वाइफ, उनका बेटा तमिलवेंदन, उनके एक रिलेटिव सौभाग्य और उनका बेटा मयूरन। ये सारे के सारे उस एक्सीडेंट में मर गए। ये फैमिली समर वेकेशन के लिए आई थी, बट सिर्फ एक हादसे ने इस पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। ये वही मोमेंट है दोस्तों जहाँ पे ये न्यूज़ रिपोर्टिंग या जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई वीडियो और न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं हो जाता। ये ह्यूमन ट्रेजेडी, न्यूज़ रिपोर्टिंग, वीडियो सब कुछ एक हो जाता है। क्योंकि आप सिर्फ मरने वालों के नंबर्स नहीं देखते, आप एक माँ को देखते हो, एक बच्चे को देखते हो, बाप को देखते हो, एक फैमिली को देखते हो जो आई तो थी घूमने के लिए, वैकेशंस के लिए, लेकिन कभी अपने घर वापस नहीं जा सकती। देखिए दोस्तों, इस एक्सीडेंट के बाद जब रेस्क्यू हुआ तो उस रेस्क्यू में वहाँ के लोकल लोगों की बहादुरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी डाइवर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वहाँ के लोकल डाइवर्स, ये सभी लोग उस रेस्क्यू में इन्वॉल्व थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल 28 लोगों की जान बचाई गई। लगभग 20 आर्मी डाइवर्स आगरा से एयरलिफ्ट करके वहां पहुंचे थे। आप सोचिए दोस्तों, स्टॉर्म का सिग्नल पहले दिया गया है, येलो सिग्नल अलर्ट पहले दिया गया है, स्टॉर्म आने का खतरा है। आईएमडी ने पहले ही बताया है कि हवाएं बहुत तेज चल सकती हैं, 60 से 70 किलोमीटर पर आवर से चल सकती हैं। ये सारा कुछ होने के बावजूद वहां पे लाइफ जैकेट नहीं दिया जाता, फिर भी बोट को पानी में ले जाया जाता है, और उन सब के बावजूद वहां पे प्रॉपर रेस्क्यूअर टीम भी नहीं रहती। अथॉरिटी क्या कर रही थी? सवाल पूछेगा ना इंसान। जो लोग मर गए हैं उनके लिए तो कंपनसेशन बोल दिया जाएगा कि हाँ इतना कंपनसेशन दे देंगे, ये कर देंगे। सबको पता है कि ये हादसा हो गया, बट अकाउंटेबल कौन है? कोई नहीं। दोस्तों, ऑफिशियल रेस्क्यू सीरियस तो था, बट रिस्पांस बहुत बाद में आया। पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने बाद में इंक्वायरी का ऑर्डर दिया, क्रूज बोट ऑपरेशंस को बैन किया और कुछ स्टाफ मेंबर्स के खिलाफ भी एक्शन लिया। क्रूज पायलट, हेल्पर और टिकट इंचार्ज की सर्विसेज भी टर्मिनेट की गई। वहां का रिजॉर्ट मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया और रीजनल मैनेजर को हेडक्वार्टर से अटैच किया गया। दोस्तों, यहाँ पे एक और बहुत सीरियस लेयर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि एनजीटी ने डीजल पावर्ड क्रूज बोट्स पे पहले ही रिस्ट्रिक्शंस दी थी, और रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ही उस ऑर्डर को अपहोल्ड भी किया था। इसलिए कुछ रिपोर्ट्स इस केस को सिर्फ एक नेग्लिजेंस का केस ही नहीं बता रही हैं, बल्कि एक इन्वायरमेंटल और रेगुलेटरी डिफियंस का केस भी बता रही हैं। और अगर ये बात सही है तो ये एक्सीडेंट और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि तब सिर्फ प्रॉब्लम वेदर की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है वार्निंग इग्नोर करने की, प्रॉब्लम होती है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ना फॉलो करने की, और प्रॉब्लम होती है रूल्स को तोड़ने की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक को इग्नोर करने की, और सिर्फ अपना बिजनेस चलाने की। ये बरगी डैम हादसा हमें एक चीज सिखाता है, डिजास्टर तब नहीं होता जब कोई स्टॉर्म आता है, डिजास्टर तब होता है जब पहले से ही आदमी के पास इंफॉर्मेशन हो कि खतरा हो सकता है, वार्निंग दी गई हो, फिर भी उसे इग्नोर किया जाए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो ना किया जाए और इस स्टॉर्म को एक मैन मेड डिजास्टर बनाया जाए।
जब लाइफ जैकेट्स को फोर्सली नहीं दिया जाता, जब मैनिफेस्ट क्लियर नहीं होता, जब सेफ्टी को फॉर्मेलिटी समझ लिया जाता है, तब इस तरह के हादसे होने के चांसेस 1000 गुना बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से ये सिर्फ एक बोट ट्रेजेडी नहीं है, ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये एक सिस्टम का फेलियर है, ये नेग्लिजेंस से होने वाला मर्डर है। ये एक ऐसा फेलियर है जहां पे पहले पैसा देखा गया, टूरिज्म देखा गया, और जिस वजह से उन टूरिस्टों की जान चली गई। आज बरगी डैम का ये इंसिडेंट सिर्फ और सिर्फ जबलपुर की न्यूज नहीं रहा, बल्कि इस पूरे देश के लिए एक वार्निंग हुआ है। क्योंकि आज से कुछ ही समय पहले वृंदावन में ही एक ऐसा ही केस हुआ था। उससे भी कुछ टाइम पहले अगर 1 साल और पीछे जाए तो मध्य प्रदेश में ही सेम ऐसा एक केस हुआ था। उसके बाद अगेन इन 1 सालों के अंदर ये तीसरा केस है। इसीलिए ये पूरे देश के लिए वार्निंग बन चुका है। हर उस जगह के लिए जहां पे लोग बोटिंग करने जाना चाहते हैं, जहां पे लोग वीकेंड एंजॉय करने के लिए इस तरह के प्लान करते हैं, उन सभी लोगों के लिए एक वार्निंग है। बोटिंग को एंटरटेनमेंट समझकर अपनी सेफ्टी को इग्नोर मत करिए। और ये वार्निंग उस सिस्टम्स के लिए भी है जो सिर्फ पेपर पर रूल फॉलो करते हैं, एक्चुअल ग्राउंड पर नहीं। बरगी डैम में तो सिर्फ एक बोट ही डूबी है, लेकिन असल में कितने लोगों के परिवार डूब गए हैं, कितने लोगों की जिंदगियां उजड़ गई। और ये सिस्टम तो पूरा का पूरा डूब चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल समझा दी, और मैं आप लोगों से भी क्वेश्चन करना चाहता हूं कि अभी तो मोहन यादव ने मुआवजा अनाउंस कर दिया है, इनको इतना मिल जाएगा, इनको 4 लाख दे देंगे, इनको 5 लाख दे देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये सब देने के बाद वो बच्चा, वो माँ, वो परिवार वापस आ सकता है? कौन है अकाउंटेबल? बनाना पड़ेगा, लोगों को अकाउंटेबिलिटी मांगनी पड़ेगी। क्यों हुआ ऐसा, इस पर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, और हर वहां के पूरे स्टाफ को टर्मिनेट करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ 2-3 लोगों को। क्योंकि सिर्फ 2-3 लोगों की कहानी ये नहीं है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, और आप लोग कमेंट करके अपनी राय इस बारे में जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें ताकि इसकी रीच बढ़े, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की केस स्टडीज और बाकी कई सारे एक्सप्लेनेशंस लाते रहता हूं। और ये चैनल अभी छोटा है, इसलिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज सपोर्ट करिए, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।